नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। काम करता हूँ कैंसर और मेंटल हेल्थ के लिए। बहुत सारा कंटेंट लेकर आता हूँ आपके लिए, बहुत सारी बातें करता हूँ कैंसर में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशय करपे। डॉक्टर साहब का मैं इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि सर खुद दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए और इट्स बेटर टू हियर इट फ्रॉम हिम। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशय करपे। मैं हूँ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। मतलब कैंसर में जो कीमोथेरेपी दी जाती है, टारगेटेड थेरेपी या न्यूअर थेरेपी जो जाती है, उसके स्पेशलिस्ट एंड ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ सनराइज ऑन्कोलॉजी सेंटर, जो एक क्वालिटी केयर हर इंडियन सिटीजन के पास पहुंचाने की कोशिश करता है। इसमें मिस्टर विवेक भी हमारा साथ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज आपको पता था कि हम लोग विमेन हेल्थ के बारे में बात करने जा रहे हैं? आपने पिंक कलर की शर्ट पहनी है। नहीं, इसको हम लोग शायद कोइंसिडेंस कह सकते हैं। अच्छा, हमारे समाज में एक बड़ा इंडिया, वैसे तो हमारा जो देश है बड़ा एक कल्चरली डिफरेंट कंट्री है और कई सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं हमारे यहाँ। एट द सेम टाइम कुछ एक नॉट सो अच्छी चीज़ें भी हैं। एंड जब हम बात करते हैं विमेन हेल्थ की, और जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब कोई भी समाज या कोई भी जो देश होता है वो तब सशक्त होता है, तब ब्राइट होता है जब वहाँ की औरतें और बच्चे जो है सजग हों और सशक्त हों। लेकिन हमारे देश में ऐसा अक्सर देखा गया है कि ग्रोइंग विद द जनरेशंस लाइक एक महिलाओं में एक ऐसी आदत है कि वो पहले जो है पूरा काम जो है पूरे परिवार के लिए करती है। इट्स गुड एक्चुअली, बट कभी कभी ये खराब हो जाता है इसलिए जब वो अपने को या अपनी हेल्थ को इग्नोर करके उसको ताक पर रखकर बाकी सारी चीज़ें करती हैं। आपकी क्या राय है डॉक्टर साहब इस बारे में? विवेक, तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन है काफ़ी सही है, सटीक है, मैं तो कहूँगा। क्योंकि क्या देखा गया है हमारे देश में भी 70 से 80% जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही एडवांस स्टेज में आते हैं। हम लोग उनको बहुत बार पूछते हैं कि इतने आप लेट क्यों आए। क्योंकि एक सिंपल सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट होते हैं, अभी ब्रेस्ट में जो स्वेलिंग होती है तो बहुत पहले पता चल सकती है, बट बहुत बार वो बताएंगे नहीं घर में शादी थी, नहीं तो घर में कोई और फंक्शन था, नहीं मुझे समय नहीं मिला, बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, या कुछ तो होता है। और 70 से 80% जो पेशेंट्स होते हैं बहुत ही एडवांस स्टेज में आते हैं, जब हमारे रिजल्ट्स भी काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो जब मैं हमेशा कहता हूँ कि पापा सहन शक्ति होनी चाहिए, लेकिन कैंसर जैसे मामलों में तो पक्का नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एंड मैं कंप्लीटली आपकी बात से सहमत हूँ। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि आपके पास जो केसेस आते हैं या जो पेशेंट्स आते हैं ज़्यादातर, उनमें महिलाओं का प्रतिशत कितना है और क्या कॉमन कैंसर्स होते हैं महिलाओं में जो आप देखते हैं? जैसे भी मैं एक बात करूँ तो एक मैंने देखा है कि हालांकि जैसे मैं 2007 से ऑन्कोलॉजी में हूँ। पहले शुरुआती मेरे ट्रेनिंग में ब्लड कैंसर एंड बाद में सॉलिड ट्यूमर्स, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं का जो परसेंटेज वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मतलब जैसे हम लोग शुरुआती दिनों में जब देखते थे तब मेल्स टू फीमेल जो होता था रेशो करीबन 2:1, मतलब जैसे कहते कि महिलाओं का एक 1/3 पॉपुलेशन ही होता था जब हम लोग कैंसर देखते थे, और प्रिडोमिनेंटली मेल्स देखे जाते थे। लेकिन अभी बदलती लाइफस्टाइल तुम कह सकते हो या बहुत सारी चीज़ें कह सकते हो, महिलाओं का जो प्रपोर्शन है वो बढ़ते जा रहा है। शायद उसकी ये वजह भी थोड़ी होती होगी कि शायद अभी थोड़ा अवेयरनेस बढ़ गया है और ज़्यादा से ज़्यादा महिला ट्रीटमेंट लेने के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन जब हम लोग पूरे कैंसर की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट अभी जो है लगभग पुरुष और औरतों में ऑलमोस्ट सेम ही है। तो लेकिन अगर महिलाओं की बात करूँ तो सबसे कॉमन कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर जो देखा जाता है। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जो ओवरी का कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर। थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है एंडोमेट्रियल कैंसर या सर्वाइकल कैंसर जो इंडियन पॉपुलेशन में पाया जाता है, स्पेशली रूरल पॉपुलेशन। फिर उसके बाद जैसे स्टमक कैंसर है, लंग कैंसर है, या जो दूसरे कैंसर्स है वो काफ़ी कॉमनली पाए जाते हैं औरतों में। वैसे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में शायद एक मुलाकात में या 2 कप चाय पे चर्चा बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ एक ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं टच बेस करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर जो है ये काफ़ी कॉमन कैंसर्स हैं वुमेन में। तो ऐसा क्या मतलब जैसे मान लीजिए कि तीन ही कैंसर आज के लिए हम पकड़ते हैं, तो इन तीनों में ऐसे क्या चीज़ें जो हैं लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई ये चीज़ें मुझे सिम्टम समझ में आ रहे हैं या ये चीज़ें ज़िंदगी में ठीक नहीं लग रही हैं, चलो अब हम सहन नहीं करेंगे, अब हम जो है डॉक्टर के पास जाएंगे, एक सलाह लेंगे, कम से कम उसको रूल आउट करेंगे कि ये कैंसर तो नहीं है। तो बहुत ही सही सवाल पूछा तुमने। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे लोग हमेशा एक ब्लड प्रेशर के लिए या डायबिटीज़ के लिए लोगों के लिए हमेशा जाते हैं या कुछ टेस्ट करते हैं या लिपिड प्रोफाइल जैसे हम लोग मेरे कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ गया है, ये सब देखने के लिए जाते हैं। लेकिन कैंसर के लिए महिलाओं के लिए हम लोग कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
सबसे पहले हम लोग लेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि वो नंबर 1 है जी। और नंबर 1 किलर भी है। तो ब्रेस्ट कैंसर की अगर मैं बात करूं तो ब्रेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन होने की वजह से आप बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। सो हमारा रिकमेंडेशन होता है कि उम्र के 20 साल के बाद हर महिला ने अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन महीने में एक बार तो पक्का करता है, और शायद साल में एक बार कोई ट्रेंड नर्स या ट्रेंड डॉक्टर के पास से करवाना है। हम लोग कहते हैं कि उम्र के 35 से 40 साल में पहला मैमोग्राम करवा ले, मैमोग्राफी करवा ले, और उसके बाद एक साल छोड़ के या हर साल में टिल एज ऑफ 65 ये मैमोग्राफी करना है। डेफिनेटली मैं हेरिडिटरी कैंसर वगैरह ये सब डिस्कस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम करना है। आजकल तो सबके पास मोबाइल है, सबके पास डेटा है, तो आप यूट्यूब पे जाके कहीं पे भी जाके देख सकते हैं हाउ टू डू सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, इसमें सिटिंग जैसे मिरर के सामने, नहाते समय और बेड पे कैसे एग्जामिन करना है ये दिखाया जा सकता है। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इकलौती विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। तो अगर आप ब्रेस्ट में कहीं पे भी स्वेलिंग या निपल से हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज, स्किन में कोई बदलाव या दर्द हो रहा है या कोई रेडनेस है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये हो गया ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जी। अगर ओवेरियन कैंसर के बारे में बात करूँ तो जैसे ओवेरियन कैंसर जो होता है 30 से 40% लोगों में ही जल्दी स्टेज में पकड़ में आ जाता है। इसके लिए रेगुलर इन्वेस्टिगेशन तो हम लोग नहीं कहते हैं, लेकिन कभी भी आपको लगे कि जैसे पेट में स्वेलिंग हो गया हो, पेट फूलने लगा हो, या जैसे टॉयलेट जाने के फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव आ गया हो, खाना पीना कम खा रहे, या एसिडिटी जो मोर 10-15 दिन से ऊपर रही हो, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से सलाह ले कि कोई इन्वेस्टिगेशन करवा ले कि कोई तकलीफ तो नहीं है ना। एंड थर्ड एंड मोस्ट कॉमन कैंसर जैसे मैंने एंडोमेट्रियल कैंसर बताया, सर्वाइकल कैंसर, वहाँ पे तो काफ़ी सिंपल होता है, ये बहुत ही जल्दी वाले स्टेज में पकड़ में आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि औरतों को माहवारी वाली जैसे ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो कभी भी आप अगर माहवारी की ब्लीडिंग एबनॉर्मल हो जाए, या तो जब मेनोपॉज जिसे हम लोग कहते हैं, मतलब महीना आना बंद हो जाता है, उसके बाद में अगर वापस से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होता है या महीने का ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, तो 99.99% ये कैंसर का संकेत हो सकता है। सो ये हमेशा याद रखना चाहिए। ये सिंपल जो सिम्टम्स है वो आपको गाइड करते हैं कि आपको आपके फैमिली फिजिशियन या किसी स्पेशलिस्ट फिजिशियन को दिखाना काफ़ी ज़रूरी होता है। अमेजिंग। मेरे ख्याल से बहुत बेसिक और बहुत ज़रूरी चीज़ें आपने बताई हैं जो कोई भी फॉलो कर सकता है। डॉक्टर साहब, एक जो आपने तथ्य बताया, एक जो फैक्ट आपने बताया कि ये जो कैंसर के इंसिडेंसेस ये बढ़ते जा रहे हैं वुमेन में, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए कैसे ना विवेक कि हम लोग हमेशा कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, एक 15-20 साल पहले शायद छोटी सी चीज़ होगी, लेकिन इसका मैग्नीफाइड इफेक्ट बहुत सालों के बाद में दिखने दिखता है, और हम लोग सोचते हैं हमेशा कि क्या एक्चुअली बदला हुआ है। तो जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर, ये डेवलप्ड वर्ल्ड, मतलब जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, अभी औरतें भी प्रोग्रेस कर रही है, जो जॉब पे जाती है, मर्दों के साथ कंधा मिला के काम करती है, ये सारी चीज़ें जहाँ पे देखते हैं, यानी अर्बन एरियाज़ में देखते हैं, सिटी एरियाज़ में देखते हैं। रूरल एरियाज़ में हम लोग देखते हैं सर्वाइकल कैंसर, मतलब जो गर्भाशय के मुख का कैंसर होता है। अच्छा। जो मोस्टली लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटा में या जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी शायद थोड़ी बहुत कमज़ोर हो, वहाँ पे पाया जाता है। लेकिन ये इसका ये कहना नहीं है कि औरतों ने वापस जाना है किचन में, बट कहने की वजह है कि शायद थोड़े बहुत बदलाव है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बदलाव ये रहेगा कि अभी हमारा बाहर का खाना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वी ईट लॉट ऑफ मेनी टाइम आउटसाइड। ओबेसिटी का भी जो प्रपोर्शन है वो बढ़ते जा रहा है। बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें, रेडी टू यूज़ चीज़ें हम लोग खाते रहते हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स एडेड है, पोल्यूशन तो डेफिनेटली वहाँ पे है। और जैसे देखें कि हम लोग पहले देखते कि एक समय पे, सही समय पे प्रेगनेंसी होना, मतलब जब मैं अगर को बात कहूँ कि 96 में जब मैंने ज्वाइन किया था मेडिसिन, तब औरतों का नॉर्मल डिलीवरी का एज होता था 25 to 30, मतलब 30 से ऊपर हो तो हम लोग उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते थे। अच्छा। पर अभी वो 35 कर दिया है। शायद मैं तो अपना कायदा चेंज कर दूँ, नेचर अपना कायदा नहीं चेंज करता है। सो शायद ब्रेस्ट फीडिंग जो देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, तो शायद भी कम बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग का इतना प्रोपोर्शन भी नहीं होता है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि औरतें वापस अपने काम पे जाने के लिए कोशिश करते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग का भी प्रोपोर्शन कम हो जाता है। मैं ये सब ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, बट ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब आप क्लियर कट किसी भी चीज़ को बोल नहीं सकते कि इसी के वजह से हुआ है करके, लेकिन सबसे कॉमनेस्ट कारण जो पाए जाते हैं ये यही सब है। तो एक दूसरा सबसे कॉमन कारण हम लोग देखते हैं ओबेसिटी। अगर आप देखेंगे इवन इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आजकल आप देखेंगे, मतलब जैसे मेरे बचपन में हार्डली सुनता था कि कोई इनफर्टिलिटी या IVF करवा रहा है। अभी देखो तुम्हें अल्टरनेट फीमेल जो है इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाती है,
1-2 साल में बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत बार हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए जाते हैं। सो मैं कहूँगा कि जब भी मुझे हमेशा लगता है कि नेचुरल चीज़ को कुछ ब्रेक करने की हम लोग कोशिश करते हो, डेफिनेटली उसके रिपरकशंस बहुत सारे दिखाई देते हैं। डेफिनेटली इसमें कोई भी ठोस कारण ऐसे नहीं बताया जा सकता, पर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें बदलाव ला सकते हैं। एंड सेकेंड एंड मोस्ट कॉमन थिंग मैं बताना चाहूँगा कि ओबेसिटी, मोटापा, ये बहुत ज़्यादा कॉमन कारण होता है। मतलब ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए नहीं, लेकिन कोलोन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर बहुत सारे इसमें हम लोग पाया जाता है। तो डेफिनेटली कुछ तो बदलाव है हमारी जीवन शैली में, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में। हम लोग हमेशा ब्लेम करते थे, आप देखेंगे व्हाट्सएप पे हमेशा फॉरवर्ड आते हैं माइक्रोवेव में खाना मत खाइएगा, प्लास्टिक जो होता है दूसरा होता है कि आजकल सारे फूड में पेस्टिसाइड्स होते हैं। देन ऑर्गेनिक की तरफ लोग बढ़ रहे हैं अभी। ऑर्गेनिक अब देखेंगे अगर नॉर्मल सब्जी वर्सेस ऑर्गेनिक सब्जी, डेफिनेटली इट इज़ एक्सपेंसिव। तो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट डेफिनेटली आई थिंक एक बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर देती है ये। अमेजिंग। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से शायद कैंसर के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें एक्चुअली क्या क्या करनी चाहिए? वो 3-4 चीज़ें क्या होना चाहिए जो सारी औरतों को जो है ध्यान में रखना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, सो दैट हम उस बीमारी की तरफ या किसी ऐसी चीज़ की तरफ अग्रसर ही ना हो? डेफिनेटली प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, जो हम लोग हमेशा कहते हैं बीमारी तो होके मतलब डैमेज तो हो चुका है, बट प्रिवेंशन इज ऑलवेज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट होगा औरतों के लिए नहीं बट मर्दों के लिए भी जो लागू होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल। एंड व्हाट इज़ हेल्दी लाइफस्टाइल? मतलब सही खाना, मतलब हम लोग कहते हैं कि दिन में 4 से 5 मील्स होने चाहिए, उसमें एक कम से कम फ्रेश फ्रूट हो जो सीजनल होता है वहीं पे, एंड एक फ्रेश वेजिटेबल सलाद जो भी कोई होता हो। एडिक्वेट स्लीप, मतलब अच्छी नींद का होना, 6 से 8 घंटा नींद होनी ही चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं बहुत सारा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड तो स्ट्रेस तो बढ़ जाता है, नींद ही कम हो जाती है बाकी सब कुछ बढ़ाने के चक्कर में। वही तो नींद कम हो जाती है। मतलब आदमी शायद सोचता है कि मैं एक बड़ा घर लूँगा, एक एसी ले लूँगा, चैन से सो जाऊँगा, वो सोने के छोड़ के बाकी सारी चीज़ें अचीव हो जाती है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि कुछ तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज का रेजिमेंट होना। मतलब इट इज़ सिंपल, मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं योगा करूँ क्या? एक सिंपल वॉक, एक डेली 30-45 मिनट अगर आप वॉक ले सकते हो, या योगा, मेडिटेशन, कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हो। स्ट्रेस को अवॉइड कीजिएगा। बहुत बार मैंने देखा है दुनिया आपके ही कंधों पे चल रही है, ऐसे लोग बिहेव करते हैं। तो शायद उसमें कोई बदलाव आना चाहिए कि स्ट्रेस को कम होना, जिसके लिए आप योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। और बुरी आदतों से दूर रहना, मतलब स्मोकिंग है, अल्कोहल है। बहुत बार मैं आजकल देखता हूँ अभी औरतों में स्मोकिंग के परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। जो मर्दों से कंधा मिला के मतलब काम के बारे में होता है। डेफिनेटली इट इज़ नॉट अबाउट स्मोकिंग या कोई भी बैड हैबिट्स, अल्कोहल। क्योंकि मैं देखता हूँ शायद औरतों में ज़्यादा प्रोपेंसिटी हो जाती है जब व्हेन दे हैव दिस काइंड ऑफ बैड हैबिट्स, बहुत ईजिली दे कैन गेट अ कैंसर। एंड डेफिनेटली वेट चेक, दैट इज़ अ रेगुलर वजन पे जो कंट्रोल होना चाहिए, कि ओबेसिटी पे कंट्रोल होना है। एंड जो लास्टली मैंने पहले बताया था कि जैसे ब्रेस्ट के लिए डेफिनेटली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है उम्र के 20 साल से शुरुआत करनी है। मैमोग्राफी 35 to 40 के बाद टिल एज ऑफ 65। देन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात HPV वैक्सीनेशन के बारे में, जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि एटलीस्ट उम्र के 13 साल में HPV के लिए वैक्सीनेशन अगर लेंगे तो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली रेगुलर पैप्समियर हम लोग कहते हैं शादी के बाद 3 साल के बाद हर साल में एक बार तो पैप्समियर करना है। और अगर 3 साल लगातार नॉर्मल रहता है तो हम लोग 3-3 साल तक, उम्र के 65 साल तक करना है। और कोई भी सिम्टम आता है तो इग्नोर मत कीजिए। बहुत बार मैंने देखता हूँ कि ये आपने क्यों नहीं बताया? नहीं, मुझे डर लगा था कि कैंसर हो सकता है। मतलब कि डर तो लगा था तभी भी और आज भी वही है, पर शायद आप जल्दी आ जाते तो रिजल्ट शायद बेहतर हो सकते थे या अच्छे हो सकते थे। तो ये शायद छोटी छोटी चीज़ें, बट इनको सब साथ लाना ज़्यादा ज़रूरी है। अमेजिंग। और मुझे तो ये चीज़ लगती है कि भाई अगर हमें अपने समाज में महिलाओं को स्वस्थ रखना है तो पुरुषों को भी साथ में आगे आना होगा और जिम्मेदारी लेनी होगी कि भाई मेरे घर में जो भी वेमेन हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। और कुछ एक चीज़ें जो मैंने समझी हैं डॉक्टर साहब से कि भाई एक एज के बाद जो है ओबेसिटी पे ध्यान रखिए और अपने खान पीन का ध्यान रखिए। और अगर कोई भी छोटे मोटे सिम्टम्स हो रहे हैं जो परसिस्टेंट हैं, काफ़ी दिनों तक नहीं जा रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए और सलाह लीजिए। एम आई राइट डॉक्टर साहब? या परफेक्टली, एकदम परफेक्टली समराइज्ड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, वंडरफुल स्पीकिंग विद यू। एंड मैं चाय पीने फिर आऊँगा और बातें करेंगे। पक्का। नमस्कार। थैंक यू सो मच।